आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस में बीजेपी की सेंधमारी से जुड़ी यह बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री खिलाड़ीलाल बैरवा भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस से बेहद नाराज हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री खिलाड़ीलाल ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उन्होंने सबसे बड़ा हमला बोला। अशोक गहलोत के कारण उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। आने वाले दिन में कई कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया है कि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से कार्यकर्ताओं को झटका भी लगा। गांधी परिवार के नाम से राजनीति चलती थी, सेफ सीट ढूंढ रहे थे। सचिन पायलट को सीएम बनाने के ऐलान से राजस्थान में रिपीट होती थी सरकार। तो ये गंभीर और बेहद ही बड़े आरोप लगाए गए हैं पूर्व मंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा है कि मालवीय जैसे कद्दावर नेता के साथ किया गया था कुटाराघात। मेरा सांसदी का भी टिकट काटा गया, विधायक का टिकट काटा गया। अब बर्दाश्त की इंतहा हो गई है और उसके बाद ये बयान उनके सामने आए। तो बेहद ही गंभीर आरोप यहां पर पूर्व मंत्री खिलाड़ीलाल ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत से नाराज होकर कई कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो जा सकते हैं। अब बीजेपी में सेफ सीट ढूंढकर सीट को ढूंढते थे, उसके बाद चुनाव लड़ते थे। अभी तक उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को जो बहुमत मिलता था वो गांधी परिवार की वजह से। हमारे तो राजस्थान में अशोक गहलोत है जिसने डुबो दिया कांग्रेस को, इसके अलावा कोई नहीं। और आज अकेला रह जाना है वो। इसके बाद में आप देखेंगे क्या नाम, जो लोग अच्छे लोग सब क्या नाम है सर। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी और उनके बेटे का नाम चर्चा में है कि वो भी आजकल में वो भी चर्चा में है, आ रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस जगह रहने से कहाँ आगे फायदा मिलता है, पार्टी कैसे मजबूत रहेगी, हम कैसे मजबूत रहेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अपने लोगों को जिंदा रखने के लिए भी तो उनको चाहिए ना। जब लग रहा है कि आगे आने वाले भविष्य में कहीं कांग्रेस की इस लोकसभा के बाद में 0 पोजीशन होने वाली है, तो कोई बेवकूफ होगा जो इस पार्टी में रुकेगा। तो राजस्थान से और कौन लोग जा सकते हैं? बहुत से लोग आ रहे हैं और इतनी लंबी लिस्ट है कि आप देखना तो एक फहरिस्त बनेगी बहुत जोरदार, जिसमें अभी आपको भी पता है, नाम मालूम है सबको। लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो असर करेंगे, आप लोग ताज्जुब करेंगे कि ये क्या हुआ। वो नाथी का बाड़ा और ये जो 2-4 आइटम, ये जो अब अपने रिश्तेदारों के जो जिस तरह की पोजीशन के तहत ये सब चीजें हुई हैं, इन सब चीजों को नुकसान हुआ है। भाई आप क्या समझते हो, जनता बेवकूफ नहीं है, एक चीज को समझ रही है। जब ये बात उठाई जा रही है कि भाई क्या नाम है, ये जो एग्जाम्स हैं, इसकी जो चोरी है, इसमें जिस तरह के पेपर आउट हो रहे हैं, ये युवाओं के लिए ठीक नहीं है। तो ये सब कहाँ भूल रहे हैं। आज डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी हैं, यही रहेंगे। इसके बाद में पूरा खाली हो जाएगा मैदान। मैं एमएलए था, चेयरमैन एससी कमीशन था और इतना काम किया जो कि देखने लायक है। इसके बावजूद भी इन्होंने किसी ने एक ने नहीं सुनी, न किसी ने ध्यान दिया, न मिलने का टाइम दिया। मजाक उड़ा रखा है। एक नया लड़का तैयार किया हमारे खिलाफ और जो कोई मतलब का नहीं है, और जिसको ले जाकर कहना हमारा टिकट काट कर भेजिए। क्या मजाक है? बदुआ मजदूर तो है नहीं ना भाई। हम भी जनता को लेकर बैठे हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। दिल्ली से सहयोगी लखबीर सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं। लखबीर, देश की सबसे बड़ी पार्टी और पुरानी पार्टी के साथ आखिर ये हो क्या रहा है? इसे बीजेपी की सेंधमारी के तौर पर देखा जाए या फिर ये माना जाए कि कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है? जी देखिए आयुषी, जिस प्रकार से बयान सामने आया है खिलाड़ीलाल बैरवा का, जो कि राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, एससी आयोग के चेयरमैन रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, विधायक कई मर्तबा रहे हैं। उनका ये कहना कि कांग्रेस पार्टी में सुनी नहीं जाती है, कांग्रेस पार्टी का जो आलाकमान है वो अब कमज़ोर हो गया है और एक बड़ी फहरिस्त है जो कि बड़े कांग्रेसी नेता आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। ऐसे में इसे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सेंधमारी नहीं कहा जा सकता, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में जो अंतर्कलह है, जो उनकी घुटन है कांग्रेस पार्टी के बीच, वो बयां हो रही है। क्योंकि साफ तौर पर खिलाड़ीलाल बैरवा ने कहा कि वो सांसद थे, उनका टिकट काटा गया। वो इस बार एससी आयोग के चेयरमैन थे, विधायक थे बसेड़ी से, लेकिन उनका टिकट काटकर किसी युवा को टिकट दिया गया। ऐसे में जो नेता कांग्रेस पार्टी के वफादार रहे उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का प्रयास कई नेताओं द्वारा किया जा रहा है। और
साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना भी साधा और साफ तौर पर कहा कि जो हार हुई है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की, उसका अगर कोई कारण है तो वो पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत तमाम जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनको सल्टाने का प्रयास किया है। और एक महत्वपूर्ण बात और खिलाड़ीलाल बैरवा ने कही कि अगर सचिन पायलट को चेहरा घोषित आलाकमान करता इस चुनाव में तो सरकार रिपीट होती, राज रिपीट होता, कांग्रेस की सरकार फिर एक बार बनती। मतलब गाहे बगाहे एक बार फिर से जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के कैंप के बीच में जो अदावत थी वो फिर एक बार उसका जिन बाहर आया है खिलाड़ीलाल बैरवा के बयान पर। वहीं एक क्रोनोलॉजी को समझना होगा। क्रोनोलॉजी ये है कि कई नाम चर्चाओं में है। नाम चर्चा में है महेंद्रजीत सिंह मालवीय का, जो कि बड़े आदिवासी नेता हैं। वो किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, इस प्रकार की चर्चाएं हैं, क्योंकि वो बीते 2 दिनों से दिल्ली में ठहरे हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, अभी भी वो जारी है। ऐसे में वो कब बीजेपी में शामिल होंगे इस पर फिलहाल संशय है। लेकिन इस प्रकार की खबरें भी हैं कि पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और रिछपाल मिर्धा भी दिल्ली आ गए हैं, वो भी किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब और खिलाड़ीलाल बैरवा ने भी इस प्रकार के संकेत दिए हैं, जिस प्रकार का बयान सामने आया है कि एक बड़ी फहरिस्त है। और जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या रहेगा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सब्र की इंतहा हो गई है, क्योंकि उनका टिकट सांसद का काटा गया, फिर विधायक का काटा गया और उसके बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे में तमाम जो इस प्रकार के नेता हैं उनके पास चारा क्या बचता है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में करीब आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और बीजेपी भी उसको लेकर स्ट्रेटजीज के तहत तमाम तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि 3 दिन से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली में, इनकी कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है। समझाइएगा, क्योंकि चाहती हूं कि जो हमारे दर्शक है वो इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। कांग्रेस की अभी 3 राज्यों में करारी शिकस्त देखने को मिली है कांग्रेस को, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी लखबीर ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर कांग्रेस में अंतर्कलह है, लेकिन वहां पर कार्यकर्ताओं का कहना है और जो उनके पदाधिकारी उनका कहना है कि केंद्र का क्योंकि दखल ज्यादा रहता है, इसकी वजह से हम लोग तैयारी नहीं कर पाते और हमें चुनाव में हार का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन अगर राजस्थान की तस्वीरों की हम देखते हैं लखबीर, तो यहां की तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। यहां तो आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई पार्टी आलाकमान की तरफ से कि आप लोगों को एकजुट करके रखिए, संभाल के रखिए। अब सवाल ये कि क्या अशोक गहलोत और डोटासरा पार्टी की साख को बचाने में कामयाब हो पाएंगे लखबीर सियासी गलियारों में? क्या देखिए, काफ़ी अच्छा और रोचक सवाल है आपका, क्योंकि इस सवाल के इर्द गिर्द पूरी राजस्थान कांग्रेस की सियासत पिछले 5 साल से जूझ रही है। हमें याद करना होगा 2020 का वो प्रकरण जब सचिन पायलट समर्थक तमाम विधायक मानेसर में ठहरे, उसके बाद सरकार बचाने का प्रयास किया गया। अशोक गहलोत के नेतृत्व में तमाम विधायक जैसलमेर पहुंचे, रिजोर्ट पॉलिटिक्स लगातार हुई और गाहे बगाहे बयानबाजियां हुई। लेकिन सचिन पायलट ने उनको पेशेंस को देखना होगा कि उन्होंने लगातार कांग्रेस में वफादारी निभाई, लेकिन दोनों ही कैंप के नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजियां होती रहीं। अब चूंकि आपका सवाल था कि अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा क्या इन तमाम चीज़ों को डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी इन दोनों नेताओं के पास जिम्मेदारी थी। खुद सचिन पायलट चेहरा थे, उनके पास भी जिम्मेदारी थी। लेकिन चुनाव जो लड़ा गया वो लड़ा गया प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की नीतियों के ऊपर, तमाम फ्लैगशिप योजनाओं के ऊपर कोई चेहरा नहीं बनाया गया। जबकि एक कैंप लगातार डिमांड कर रहा था कि सचिन पायलट को चेहरा बनाया जाए ताकि किसी प्रकार का डैमेज ना हो और जो भी हताश नाराज लोग हैं उनको मौका मिल सके और वो कांग्रेस पार्टी में वफादारी निभाए। हमने देखा भी कि जब टिकट वितरण हुआ तो तमाम मौजूदा विधायकों के टिकट को कंटिन्यू किया गया, उनको रिपीट किया गया। इसी वजह से कांग्रेस की हार भी हुई। इस प्रकार की बातें कांग्रेस के कुनबे में होती भी हैं। अगर टिकट वितरण किया जाता तो कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो सकती थी, ये आलाकमान का भी मानना है। खुद राहुल गांधी ने जब कांग्रेस की सीईसी की बैठक हो रही थी तो इस प्रकार की बातों को रेज किया था कि जो सुनील कानूनगो की रिपोर्ट है उसके आधार पर मौजूदा विधायक जिनके खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी है उनका टिकट काटा जाए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दो टूक चली और उन्होंने तमाम उनके जो वफादार विधायक थे, मंत्री थे, उनके टिकट को कंटिन्यू करवाया। अब
चूंकि एक बार फिर से ये जिन बाहर आया है। तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जिनकी 30 से 50 साल की पॉलिटिक्स कांग्रेस की रही है, वो अब कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। तो आखिरकार प्रदेश लीडरशिप को तो सोचना ही होगा, प्रदेश लीडरशिप को तो दखल देना ही होगा, उसके साथ साथ आलाकमान को भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि गोविंद डोटासरा का ये कह देना कि जो लोग अब तक कांग्रेस पार्टी में की जाती है दिग्गज नेताओं की, हम जो बातें सामने रखते हैं उनको सुना नहीं जाता। ये हमने पहले भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयानबाजियां लगभग खूब सुनी है और देखने को मिली है, लेकिन एक बार फिर से जब राजस्थान में दिग्गज नेता इस तरीके की बयानबाजियां करते तो सवाल ये उठता है कि आम चुनाव बेहद पास और उससे पहले ऐसे हालात, क्या होगा आखिर कांग्रेस का? जी देखिए, चुनौती काफ़ी कमज़ोर नहीं है, चुनौती काफ़ी बड़ी है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अब सिर पर है। जिस प्रकार की दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई कि खाता भी नहीं खोल पाई, ऐसे में अब बड़े दिग्गज नेता जब भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करने का मन बना चुके हैं, ऐसे में क्या दुर्दशा पार्टी की होगी और उसके लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की है? क्या तमाम जो दिग्गज नेता है आम चुनाव में देखना होगा। लगभग बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर वार किया। साथ ही पीएम मोदी की उपलब्धियां गिनाई और ऐलान कर दिया है कि 2024 में मोदी 3.0 आने वाले, यानी कि तीसरी बार सरकार बनने वाली है। शाह ने कांग्रेस पर कहा है कि इन लोगों ने अपनी सरकार रहते जमीन से आसमान और समर्थन तक में घोटाले किए। शाह ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्षी दलों का यह गठजोड़ जो है सिर्फ 7 पारिवारिक उसमें बंधा हुआ था गठबंधन में, और उसे सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। अधिवेशन का समापन आज शाम को पीएम मोदी के भाषण के साथ किया जाएगा। देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी, मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन। कि इंडिया अलायंस क्या है, तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं। 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडिया अलायंस है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को है। आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है। आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। दौसा को रुक करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। 8 साल के बच्चे का अपहरण किया गया है। जानकारी यह है कि परिवार के साथ जो मासूम है वो मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए आया था। चाय पीने के लिए दुकान पर कार रुकी, एक संदिग्ध व्यक्ति ने बच्चे का अपहरण कर लिया। मेहंदीपुर बालाजी पुलिस अब सीसीटीवी आसपास के खंगाल रही है ताकि मासूम का पता लगाया जा सके। तो दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर, एक संदिग्ध व्यक्ति ने बच्चे को तब अगवा कर लिया जब परिवार चाय पीने के लिए रुका था। जानकारी यह है कि चाय पीने के दौरान ही 8 साल के मासूम का अपहरण कर लिया गया है। अब जो है परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि पुलिस को जैसे ही मामले की सूचना मिली तो पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दी हैं। और ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जब पुलिस वहां पर पहुंची और दूसरी तस्वीर सीसीटीवी की है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दौसा से आशीष टेलीफोन लाइन पर है। आशीष, सीसीटीवी से कुछ सामने निकल कर आया?
बिल्कुल, सीसीटीवी में एक शख्स नजर आ रहा है जो पहले कार की रैकी करता है और उसके बाद में उस बच्चे को कार में से नीचे उतारकर पैदल ही और ले जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि घटनाक्रम पूरा रात के समय का था, लेकिन उस समय पुलिस और परिजनों ने सोचा कि मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में बच्चा इधर उधर हो गया क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। ऐसे में बच्चे को तलाश रात से ही कर रहे थे, लेकिन जब अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं तो एक सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें एक जो आरोपी है, अपहरणकर्ता है, वो उस बच्चे को किडनैप करके लेकर जा रहा है। ऐसे में अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई है। आसपास के थानों की पुलिस के भी मौके पर बुलाया गया है। जिला स्पेशल टीम के जो एक्सपर्ट पुलिसकर्मी हैं उनको मौके पर बुला लिया गया है। अब बच्चे की तलाश की जा रही है, अपहरणकर्ता की भी तलाश की जा रही है ताकि सुरक्षित बच्चे को दस्तयाब किया जा सके, क्योंकि ये बच्चा है जो भरतपुर जिले का रहने वाला है और भरतपुर से ही अपने परिजनों के साथ यहाँ पर आया था। जब रात के समय परिजनों ने कार को खड़ी कर दिया और चाय पीने के लिए वो उतर गए और बच्चा गाड़ी के अंदर था, तभी यह पूरा घटनाक्रम हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष जानकारी के लिए। जीवन मिशन में हुए घपले घोटालों की खबरों से ही लोग परेशान थे, लेकिन सिंचाई विभाग में अब उससे भी बड़े एक गड़बड़झाले की खबर सामने आई है। रिपोर्ट में समझिए आप। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही सरकारी योजनाएं, प्रदेश का अन्नदाता कैसे राहत पाए, गांव का कैसे हो विकास, कैसे बंधे तरक्की की आस, करप्शन ने किया बेड़ा गर्क, जिम्मेदारों को नहीं पड़ता फर्क, सिंचाई विभाग में गड़बड़झाला, 15,000 करोड़ का घोटाला। सरकार भले ही कृषि और किसानों के उत्थान के लिए लाख कोशिशें कर रही हो, लेकिन एक सच ये भी है कि सरकार की चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही हैं। पिछली सरकार में जल संसाधन विभाग में 15,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। जल संसाधन विभाग में जल जीवन मिशन से भी बड़ा घोटाला सामने आया है। करीब 15,000 करोड़ की योजनाओं में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से ठेकेदारों को टेंडर आवंटित किए हैं। 5,000 करोड़ के टेंडर में ताक पर आरटीपीपी के नियम, 6,000 करोड़ के शॉर्ट टर्म टेंडर में नियमों की अनदेखी, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को मनमर्जी से दिए टेंडर, धौलपुर में काली तीर परियोजना, प्रतापगढ़ में पीपलखूंट परियोजना में 2500 करोड़ की धांधली, उदयपुर की देवास परियोजना के तृतीय और चतुर्थ फेज में 1500 करोड़ के टेंडर में भारी अनियमितताएं। निश्चित रूप से विवादित हुआ था। इसमें जो सत्यापन था वो एक्सीएन के लेवल से होना था और जो भी अधिशासी अभियंता थे वो सत्यापन कर रहे थे। कुछ मामलों में निश्चित रूप से एक वर्ग द्वारा इस तरह की चीजें पॉइंट आउट की जा रही थी। इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट ने इस ऑर्डर को बाद में विथड्रॉ कर लिया था और उसके बाद की निविदाओं में हमने ये जियो टैगिंग की शर्त को नहीं रखा हुआ था। सिंचाई विभाग में 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें जांच एजेंसियों तक तो पहुंची है, लेकिन राजनीतिक रसूख रखने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई की जहमत तक नहीं उठा पा रही हैं। देखना है अन्नदाता के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर एजेंसियों और सरकार की नीति कब टूट पाती है। हैरानी की बात यह है कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने पिछली सरकार के कार्यकाल में इन कारनामों को अंजाम दिया, वो अधिकारी अभी भी इसी सरकार में मलाईदार पदों पर बैठे हैं, जिनके खिलाफ ना तो अभी तक जांच बिठाई गई है, ना ही इन भ्रष्टाचारों की जांच शुरू की गई है। अब देखना यह है कि सिंचाई विभाग में हुए कृषि और किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में राज्य सरकार किस तरह का रुख अपनाती है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। टारगेट तबाह किया गया, जिसे देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए। 2 घंटों तक धमाकों की आवाज सुनकर पाकिस्तान बहुत बड़े खौफ में घिर गया है। सेना के वायुवीरों ने विध्वंसक युद्धाभ्यास किया, जिसकी गूंज लाहौर तक सुनाई दी।
शनिवार की रात पाकिस्तान में लोगों को चैन की नींद नहीं आई, क्योंकि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इस बार बम इतना ज्यादा गिराया गया है कि दूर बैठे दुश्मन का दिल बैठ गया। ये बालाकोट पर एयर स्ट्राइक वाला महीना है। जब 2019 में पाकिस्तान पर बम गिराए गए थे, तब उसी हमले के 5 साल पूरा होने से पहले इन हमलों को अंजाम दिया गया। सिर्फ तस्वीरें हैं और धमाके हैं। धमाके भी ऐसे कि जहां बम फटा वहां हार्ड टारगेट जलने में तब्दील हुई। बम जैसलमेर में गिर रहा था, लेकिन धरती लाहौर की कांप गई। 2 किलोमीटर के दायरे में 50 टन बम गिराया गया और ये बमबारी महज 2 घंटे के अंदर हुई। वायुसेना के लड़ाकों से 120 मिनट के अंदर 120 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से हमले किए गए। यानी हर मिनट एक हमला, हर मिनट एक धमाका, हर मिनट एक ऐसा अटैक जिसकी जद में जो कुछ भी आया पूरी तरीके से तबाह हो गया। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने उसी पोखरण में अपनी फायर पावर दिखाई, जहां 1974 और 1998 में परमाणु टेस्ट करके भारत ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत से वाकिफ कराया। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो हिंदुस्तान की वायु शक्ति की है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर वायुसेना के योद्धा अपनी अचूक शक्ति का अद्भुत सबूत दे रहे हैं। ये तस्वीरें अभ्यास की जरूर हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान पर कोई दुश्मन नजर डालेगा, जब हिंदुस्तान की ओर कोई दुश्मन कदम बढ़ाएगा, तो उसको इसी भाषा में अंजाम दिया जाएगा और इसी रफ्तार में मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा, जिसका सबूत आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे बड़ा मिशन, सबसे खतरनाक इरादा, सबसे बड़ा हमला। 50 टन बम का मतलब ऐसे धमाके जो किसी छोटे शहर को मिट्टी में मिला दे। इंडियन एयरफोर्स के 120 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ने शनिवार की रात पाकिस्तान को दहशत से भर दिया। सत्रह फरवरी को राजस्थान का पोखरण डेंजर जोन बन गया। वायुसेना फायर पावर का सबसे खतरनाक शो, जिसमें 77 फाइटर जेट, 41 हेलीकॉप्टर, 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 3 तरह की एयर डिफेंस मिसाइल, 12 UAV यानी कि ड्रोन, पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया। ये सब 17 फरवरी को पाकिस्तान के करीब राजस्थान के रेगिस्तान में जुटे और ऐसा तूफान लाया गया जिसे देखकर किसी भी दुश्मन के पसीने छूट जाए। जाहिर है इनके टारगेट पर पाकिस्तान ही है, और जब से पाकिस्तान को पता चला कि भारत ने एक ही लोकेशन पर 50 टन बम गिराए, तो उसके होश उड़ गए। जब पाकिस्तान को खास तौर से बताया गया कि उसके बॉर्डर के आसपास भारतीय वायुसेना एक्टिव है और भारत के एयरबेस से बड़े अटैक मिशन की तैयारी की जा रही है, तो उसके रातों की नींद उड़ गई। सबसे खास बात यह है कि पोखरण रेंज में इस बार 50 टन बम सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में गिराए गए। ये 50 टन बम 2 घंटे के अंदर गिराए गए। ये 50 टन बम गिराने के लिए 100 से ज्यादा विमान इस्तेमाल किए गए। यानी साफ है कि एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की प्रैक्टिस है, जो एक बड़ी एयर स्ट्राइक की शक्ल में एयरफोर्स ने दिखाई। इस बार भारत ने 6 तरह की फाइटर जेट वायु शक्ति में इस्तेमाल किए। इसमें सुखोई से लेकर राफेल और तेजस फाइटर जेट शामिल हैं।
इसमें मिराज से लेकर MiG-29 भी बमबारी की गई। उत्तर भारत के 15 एयरबेस पर युद्ध के वक्त बड़ी तैयारी दिखाई गई। इसमें राजस्थान के कई एयरबेस वायु शक्ति युद्धाभ्यास के लिए तैयार किए गए। जोधपुर से लेकर जैसलमेर और फलोदी एयरबेस, जहां पर फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भरते रहे। यहीं से ज्यादातर विमानों ने उड़ान भरी और पोखरण रेंज में 50 टन बम बरसाए। इस युद्धाभ्यास पर पाकिस्तान की पूरी नजर रही। वायु शक्ति में दिखाए गए एयरपोर्ट ने दुश्मन के होश उड़ा दिए। इसकी बड़ी वजह राफेल और सुखोई फाइटर जेट ही नहीं बल्कि तेजस भी है। राफेल ने माइका मिसाइल फायर की तो तेजस ने R-73 मिसाइल दागी, यानी वही मिसाइल जिससे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का F-16 जेट मार गिराया। जेट या फिर हेलीकॉप्टर, इस युद्धाभ्यास के लिए एक एक गुर्जे को जांचा गया, परखा गया। एक एक हथियार को भी बारीकी से देखा गया। इस बार अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ देश में बना प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने भी अपनी बमबारी दिखाई। वैसे ज्यादा फायर पावर अपाचे में है और इसे भारत के हेलीकॉप्टर वाले जंगी जखीरे में भी सबसे खतरनाक मशीन माना गया है। अपाचे वो हेलीकॉप्टर है जिसने इराक से लेकर अफगानिस्तान में अपना कमाल दिखाया। हेलीफायर मिसाइल किसी भी तरह के टारगेट को बहुत ही सटीक तरीके से खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। ये मिसाइल 8 से 12 किलोमीटर की रेंज में बहुत ही अचूक तरीके से हमला करती है। हेलीफायर जैसी मिसाइल के साथ ये हेलीकॉप्टर और खतरनाक हो जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की रेंज 550 किलोमीटर। अपाचे 16 एंटी टैंक हेलीफायर मिसाइल फायर करता है। अपाचे में लगी गन में 1200 गोलियां एक बार में भरी जा सकती है। इसमें लगे 70 मिलीमीटर के रॉकेट बहुत ही खतरनाक है। फिलहाल 17 फरवरी को भारत ने राजस्थान के बॉर्डर पर जो फायर पावर दिखाई, उसके बाद पाकिस्तान के लिए कर्फ्यू वाले हालात बन गए। राजस्थान बॉर्डर के आसपास पाकिस्तान के जो भी एयरबेस है, सब जगह अभी तक रेड अलर्ट जारी है। वायु शक्ति 2024 में दिखाई गई फायर पावर इस वक्त पाकिस्तान के हर एयरबेस पर सबसे बड़ी फिक्र की वजह बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सुधांशु सची सहित 35 अफसरों को अतिरिक्त भार संभालना पड़ रहा है। प्रदेश में IAS संवर्ग की प्राधिकृत पद संख्या 313 है। वर्तमान में प्रदेश संवर्ग में अभी 253 अधिकारी मौजूद। उनमें से 19 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और एक अधिकारी इंटर स्टेट डेपुटेशन पर है और एक इंट्रा स्टेट डेपुटेशन पर, यानी प्रदेश की योजनाओं को लागू करने का जिम्मा 228 IAS अधिकारियों के ऊपर है। नई सरकार में प्रदेश जनता को चुनावी वादे पूरे करने और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर योजनाओं पर फास्ट एक्शन मोड में काम करना है। ऐसे में अधिकारियों की कमी प्रदेश को काफी परेशान कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा अवसर समझना चाहिए। यदि किसी को दायित्व अधिक दिया जा रहा है, वो उनके लिए सौभाग्य है कि उनको राज्य के और देश हित में काम करने का अतिरिक्त अवसर मिल रहा है। मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त चार्ज तभी दिया जाता है जब पद ज़्यादा होते हैं, अधिकारी कम होते हैं, और बहुत सोच विचार करके दिया जाता है। जो अधिकारियों को इस लायक माना जाता है उनको अतिरिक्त दायित्व दिया जाता है और फिर अपेक्षा रहती है वो अतिरिक्त प्रयास भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे और कार्य को अंजाम देंगे। और एक सौभाग्य समझना चाहिए इसको, यदि किसी को एक से अन्य अधिक विभागों में या कार्य क्षेत्र में सेवाएं देने का अवसर मिल रहा है। राजस्थान में नई सरकार के साथ में नई राजनीतिक इच्छा शक्ति तो ज़रूरी है ही, लेकिन राजस्थान में नई योजनाओं के साथ में बेहतर काम करने के लिए नौकरशाही को मजबूत करने की भी ज़रूरत है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां और यहाँ के हालात को अगर देखा जाए तो राजस्थान में 350 से ज़्यादा IAS अफसरों की ज़रूरत है, लेकिन हालात ये हैं कि अभी राजस्थान में महज 253 ही IAS अफसर उपलब्ध हैं।
ऐसे में राजस्थान के अंदर ज़रूरत है कि यहाँ पर IAS अफसरों की तादाद को बढ़ाया जा सके, ताकि राजस्थान में बेहतर योजनाओं का बेहतर मॉनिटरिंग हो सके, ग्रास रूट लेवल पर उन्हें बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सके और प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाया जा सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल के साथ में नई सरकार इस तरफ भी अपनी तवज्जो देगी, ताकि राजस्थान के प्रशासनिक हालात सुधर सकें। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।